नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश .247 में। दोस्त, बाल विकास में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अधिगम, जो कि हमारा पार्ट 1 होगा और अधिगम को हम 2-3 पार्टों में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला पार्ट होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला पार्ट मिल सके। और हाँ दोस्त, ये चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, अकेले केवल अधिगम लगभग 5 से 7 नंबर देता है एक चैप्टर। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेके सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम, यानी अधिगम, अधिगम के सिद्धांत एवं उनका व्यवहारिक परिवर्तन। दोस्त, हमारा आज का जो चैप्टर होगा अधिगम होगा और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर अधिगम की बात करें दोस्त, अधिगम का मतलब क्या होता है या अर्थ की बात करें तो दोस्त, अधिगम का सीधे सीधे दोस्त मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। यानी यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो आपने अधिगम किया है। यदि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया तो आपने कोई अधिगम नहीं किया है। अब हम अगर अर्थ देखें तो अर्थ दोस्त अनुभव, अनुभव, प्रशिक्षण या अभ्यास द्वारा व्यवहार में आया कोई भी वांछनीय परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब यही हमने ऊपर बात किया, व्यवहार में परिवर्तन, यही चीज़ यहाँ अर्थ में बताया गया है दोस्त। अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास द्वारा व्यवहार में आया कोई भी वांछनीय परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी किसी के द्वारा यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो दोस्त वो चीज़ अधिगम होगा। अगर परिभाषा की बात करें, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो यहाँ आपको मनोवैज्ञानिक देखे उसके बाद ऑप्शन में परिभाषा दिया जाएगा, 4 परिभाषाएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा। जैसे अगर गेट्स का पूछ लिया दोस्त, यानी कि परिभाषा एक दे दिया गया कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, फिर पूछ लिया गया ये किनका परिभाषा है, और ऑप्शन में दे दिया गया गेट्स दे दिया गया, वुडवर्ड दे दिया गया, गिलफोर्ड दे दिया गया, क्रो एवं क्रो दे दिया गया। तो वहाँ आपको गेट सही करना होगा। यानी इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम देख लेते हैं उन्होंने उन्होंने अधिगम को कैसे परिभाषित किया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके प्रश्न पत्रों में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अगर बात गेट्स की करें दोस्त, तो गेट्स ने अधिगम को क्या कहा है, इनका मानना है इनका मानना है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। दोस्त, गेट्स का कहना है अनुभव एवं, ये दो चीज़ दोस्त महत्वपूर्ण है, दो शब्द, अनुभव एवं प्रशिक्षण। यानी इनका मानना है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। ये तो रहा दोस्त गेट्स का परिभाषा। अब हम बात करेंगे वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ ने अधिगम को कैसे परिभाषित किया है। इनका मानना है सीखना एक प्रक्रिया है जो बाद की क्रिया पर अस्थायीकृत प्रभाव डालती है। दोस्त, वुडवर्थ का मानना है, इन्होंने अधिगम को परिभाषित कैसे किया, इस चीज़ को आप देखिए। इनका मानना है सीखना एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अस्थायीकृत प्रभाव डालती है। अब अगर गिलफोर्ड की बात करें कि गिलफोर्ड ने अधिगम को कैसे परिभाषित किया है, तो दोस्त इन्होंने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। बिल्कुल सही है। यानी व्यवहार के कारण, व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो अधिगम है, ये गिलफोर्ड का मानना है। अब ये क्रो एंड क्रो की बात करें दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये क्रो एवं क्रो का परिभाषा, इनका दोस्त मानना है सीखना आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इनका दोस्त मानना है सीखना आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इन्होंने अधिगम को अपने तरीके से परिभाषित किया है और कहा है अधिगम सीखना आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब आगे अगर बात करें स्किनर की, तो स्किनर का दोस्त मानना है कि अधिगम व्यवहार में सतत एवं अनुकूलन की प्रक्रिया है। अगर दोस्त यहाँ सतत की बात करें तो इसका अर्थ होता है लगातार। सतत का अर्थ होता है दोस्त लगातार। तो इन्होंने क्या कहा है, स्किनर का मानना है कि अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब अगर अंडरवुड की बात करें तो दोस्त इनका मानना है सीखना नई प्रतिक्रियाओं का अर्जन है तथा पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाकलाप को बढ़ाना है। दोस्त, अंडरवुड का मानना है सीखना नई प्रतिक्रियाओं का अर्जन है तथा पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाकलाप को बढ़ाना है। अगर
अगर मॉर्गन योम ग्लीलैंड की बात करें दोस्त, तो इनका मानना है अनुभव के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है। दोस्त मॉर्गन योम ग्लीलैंड का मानना है अनुभव के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो क्या है, अधिगम है। और एक चीज़ और देखिएगा, और कुछ समय तक धारण किया जाता है। यानी अगर इनके पूरे परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ें तो अनुभव के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में जो कुछ परिवर्तन आता है और कुछ समय तक धारण किया जाता है वही अधिगम है, मॉर्गन योम ग्लीलैंड के अनुसार। अगर ई ए पिल की बात करें तो दोस्त इनका मानना है वातावरण में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। अगर दोस्त ब्लेयर जोन्स योम सिम्पसन की बात करें तो इन्होंने अधिगम को अपने तरीके से परिभाषित किया है और कहा है कि कोई भी व्यवहार परिवर्तन जो प्राणी के अनुभव का परिणाम है और जो उससे भावी परिस्थितियों का नए तरीके से सामना करने में सहायक हो, वही अधिगम है। किसके अनुसार? ब्लेयर जोन्स योम सिम्पसन के अनुसार। अब दोस्त अगर GDOs की बात करें तो इन्होंने कहा है सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करता है जो सामान्यता की मांगों को पूरा करने में सहायक होता है। दोस्त GDOs ने कैसे परिभाषित किया है इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। दोस्त इनका मानना है सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करता है जो सामान्यता की मांगों को पूरा करने में सहायक है। अब अगर दोस्त हम बात करें कान बैंक की तो इन्होंने कहा है अधिगम। दोस्त इनका मानना है अधिगम की अभिव्यक्ति परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाली परिवर्तन के रूप में होती है। दोस्त ये तो रहे महत्वपूर्ण परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्त अगर ये चीज़ आपको ज़रूरी लगे तो आप इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। ये अगर इसको हम बोर्ड पर पढ़ते तो लगभग हमारा 2 से 3 घंटे का समय लगता, लेकिन इसी चीज़ को दोस्त हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका समय बचे। यानी 2 घंटे का मैटर दोस्त मैं आपको लगभग 10 से 15 मिनट में पढ़ाऊँगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अधिगम की विशेषताएं। दोस्त क्या? अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की विशेषताएं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक सतत प्रक्रिया। दोस्त इसका मतलब है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अभी हमने बात किया था सतत का अर्थ होता है दोस्त, सतत का अर्थ होता है लगातार, यानी कि अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि हम जीवन में अपने कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। यदि अगर हम बात करें जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है दोस्त, यही चीज़ यहाँ भी है जो कि ऊपर हमने पढ़ा है। एक सतत प्रक्रिया है दोस्त, उसी चीज़ को यहाँ दूसरे तरीके से लिखा गया है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। अगर दोस्त नंबर 3 की बात करें तो अनुभव द्वारा प्रामर्जित प्रक्रिया। दोस्त प्रामर्जित का अर्थ होता है सुधार, यानी अनुभव द्वारा सुधार की प्रक्रिया अधिगम है। आगे बात करें तो दोस्त विवेकपूर्ण एवं सृजनशील प्रक्रिया। दोस्त सृजनशील का मतलब होता है, अगर सृजन की बात करें दोस्त, सृजन की बात करें तो इसका सीधे सीधे अर्थ होता है बनाना। अगर आगे दोस्त बात करें तो विवेकपूर्ण एवं सृजनशील प्रक्रिया है, इसको हमने देख लिया। अब आगे एक लक्ष्यमुखी प्रक्रिया है दोस्त, यानी कि इसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। एक जीवन उपयोगी एवं सार्थक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही दोस्त, अधिगम एक जीवन उपयोगी एवं सार्थक प्रक्रिया है। एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्त। आगे अधिगम की विशेषता की बात करें तो दोस्त आगे लिखा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी दोस्त अधिगम हम समाज से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही दोस्त, अभी हमने बात किया था अधिगम का सीधे सीधे अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, वही चीज़ यहाँ किया गया है, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया।
आगे अगर बात करें तो अधिगम एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। अधिगम सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। अधिगम में आदतों और कौशलों का अर्जन होता है, बिल्कुल सही दोस्त। आदतों एवं कौशलों का अर्जन होता है अधिगम में। अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया। अगर दोस्त बहुआयामी की बात करें तो कई रूप, यानी अधिगम के कई रूप होते हैं। कई प्रकार से हम सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो दोस्त जो कारक विद्यार्थी या अधिगम से जुड़ी हो उन्हें निजी कारक कहा जाता है। यानी जो कारक विद्यार्थी या छात्र कह सकते हैं या अधिगम से जुड़ी हो उसे निजी कारक कहा जाता है। अगर दोस्त अब हम बात करें पूर्व ज्ञान की, जिसमें हम अगर पूर्व ज्ञान की बात करें जिसे आंतरिक कारक कह सकते हैं। तो दोस्त पूर्व ज्ञान की बात करें यानी जो छात्र पहले से सीखा होता है उसे हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। अभ्यास, उसके बाद दोस्त इसमें होगा अभ्यास, नंबर 3 होगा बुद्धि और नंबर 4 होगा तत्परता यानी तैयार होना। दोस्त फिर से आप देख लीजिए इस चीज़ को, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, पूर्व ज्ञान। यानी पूर्व ज्ञान बालक को प्रभावित करता है अधिगम के लिए। इसीलिए दोस्त हमारा एनसीएफ भी यही कहता है कि हमें बालक को शिक्षा उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर देना चाहिए। जैसे कि अगर बालक को दोस्त 1 2 3 नहीं आता, जिसे हम कह सकते हैं गिनती नहीं आता, तो उसे हम डायरेक्ट जोड़ना नहीं सिखाएंगे। यानी कि जोड़ आने के लिए बालक को गिनती आना आवश्यक है। तो दोस्त ये पूर्व ज्ञान रहा। अभ्यास की बात करें तो दोस्त अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में से अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम अभ्यास करके चीज़ों को सीखते हैं या अधिगम करते हैं। बुद्धि की बात करें दोस्त तो बुद्धि भी बिल्कुल प्रभावित करता है। यानी यदि बालक का IQ 140 है तो वो चीज़ों को जल्दी समझेगा, सीखेगा। और 140 जिनका IQ 140 है दोस्त, वो बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यानी कि वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। अब अगर आगे तत्परता की बात करें दोस्त, अगर तत्परता की बात करें तो तत्परता का अर्थ होता है तैयार होना। यानी बालकों को सीखने के लिए या बालक के अधिगम के लिए तत्परता बहुत आवश्यक है। यानी बालक का तैयार होना बहुत आवश्यक है। यदि बालक तैयार नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए तो हम बालक को नहीं सिखा सकते, या हम कह सकते हैं बालक को हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं सिखा सकते। तो दोस्त ये बहुत महत्वपूर्ण है तत्परता। यानी दोस्त किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत आवश्यक है। अगर दूसरा हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो दोस्त रुचि। यानी जब तक दोस्त किसी विषय में बालक का स्वयं का रुचि नहीं होगा तब तक हम बालक को नहीं सिखा सकते। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त रुचि। मानसिक बात करें दोस्त तो अभी हमने जैसे IQ की बात किया है। यदि बालक का IQ 140 प्लस है या 140 है तो बालक प्रतिभाशाली बालकों के श्रेणी में आएगा। यानी वो चीज़ों को जल्दी सीख सकता है यदि उसकी मानसिक स्थिति सही है। ग्रहण शक्ति, अगर दोस्त ग्रहण शक्ति की बात करें तो ये भी प्रभावित करने वाले कारकों में से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यदि बालक चीज़ों को जल्दी ग्रहण करता है तो वो अधिगम अच्छे से कर सकता है, यानी चीज़ों को अच्छे से सीख सकता है। अगर दोस्त ग्रहण शक्ति की बात करें, जैसे हम बात करें कि क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, यानी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें आपने देखा होगा टीचर वही है दोस्त और सब्जेक्ट भी वही होता है और दोस्त मतलब हर चीज़ वही होता है। अगर वो पढ़ा रहा है तो उसमें आप देखिए कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो उसी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं और कुछ छात्र उसी चीज़ को नहीं सीख पाते। तो दोस्त ग्रहण शक्ति का मतलब यही है कि चीज़ों को जल्दी ग्रहण करना यानी जल्दी सीखना। स्वास्थ्य की बात करें तो बिल्कुल मैटर करता है, अधिगम को प्रभावित करता है स्वास्थ्य। यदि बालक का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो जल्दी चीज़ों को सीखेगा। लेकिन दोस्त अगर यदि बालक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जैसे कोई भी बालक कक्षा में पढ़ रहा है, यदि उसका दोस्त स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, या हम कह सकते हैं वो उसकी अधिगम क्षमता कम होगी। प्रेरणा की बात करें तो दोस्त प्रेरणा भी बिल्कुल प्रभावित करता है अधिगम को। थकान, यदि बालक थका हुआ है तो उसकी अधिगम क्षमता कम होगी। इसीलिए दोस्त आपने देखा होगा कि लगभग 2 या ढाई घंटे पढ़ाने के बाद आधे घंटे का इंटरवल होता है।
उसके बाद दोस्त लगभग दोस्त मतलब पढ़ाई अगर हम खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो लगभग 1 घंटे तक हमें लगातार पढ़ना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट का गैप लेना चाहिए। इससे थकान नहीं होता है और हमारी अधिगम क्षमता प्रभावी रहती है। सीखने की विधि, दोस्त सीखने की विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम बालकों को किस प्रकार से सिखा रहे हैं, कौन सी विधि अपना रहे हैं, खेल विधि से सिखा रहे हैं दोस्त या गार्डन विधि से सिखा रहे हैं। तो दोस्त सीखने की विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है अधिगम में। उसके बाद दोस्त शिक्षण विधि फिर विषय वस्तु का स्वरूप, यानी विषय वस्तु का स्वरूप भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रभावित करता है अधिगम को। शिक्षक का व्यवहार दोस्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि शिक्षक आक्रामक हो यानी सत्तावादी हो। तो दोस्त शिक्षक का व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ में। तो शिक्षक का व्यवहार। उसके बाद बात करें कक्षा का वातावरण। दोस्त यदि कक्षा का वातावरण अच्छा है तो बालक की अधिगम क्षमता भी अच्छी होगी दोस्त उस वातावरण में। आर्थिक दशा और आगे अगर बात करें प्रभावित करने वाले कारक में, तो शिक्षण सामग्री, यानी बालक को शिक्षण करते समय या बालक के कक्षा में हम किस किस सामग्री का प्रयोग करते हैं शिक्षण विधि में, प्रोत्साहन या पुरस्कार। दोस्त ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोत्साहन या पुरस्कार। दोस्त पुरस्कार का मतलब ये नहीं उसे हम गोल्ड मेडल दें। अगर दोस्त हम उसकी प्रशंसा कर दे रहे हैं, यानी यदि वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो यदि हम ताली बजवा दे रहे हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो बालक के लिए बहुत होता है उसके प्रोत्साहन के लिए। परिवार का माहौल, यानी यदि बालक के परिवार का माहौल अच्छा है तो बालक की अधिगम क्षमता बहुत ही अच्छी होगी। इसीलिए आप देखिए, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाता है, मास्टर का लड़का मास्टर बन जाता है और चोर का लड़का दोस्त चोर ही बनता है, क्योंकि उसे वैसा ही माहौल मिलता है। संस्कृत की बात करें दोस्त, तो संस्कृत भी दोस्त बहुत मैटर करता है बालक के अधिगम में। हम उम्र साथी, यानी यदि बालक हम उम्र के साथ रहता है तो दोस्त वो अधिगम अच्छे से करेगा, यानी हर चीज़ों को शेयर कर सकता है। पोषण की बात करें दोस्त, तो दोस्त पोषण भी बहुत ही आवश्यक है, यानी कि बालक को संतुलित आहार मिलना चाहिए। तो दोस्त मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या कमी रह गई है। धन्यवाद दोस्त, कल फिर मिलते हैं।